बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल। सो हम जो है सेल्फ स्ट्रक्चरिंग फंक्शन को स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा, मैं जो सेल्फ स्ट्रक्चरिंग फंक्शन का करवाऊँगी ना यहाँ पे, तो मैं बहुत शॉर्ट वीडियोज़ में आपको ये डिलीवर करूँगी, ठीक है। और फिर उन शॉर्ट वीडियोज़ को इकट्ठा करके एक वन शॉट मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है, या शॉर्ट करके भी अलग से प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो बेसिकली ये जो मैं आपको पढ़ाऊँगी ना, आपने सिर्फ इस पे रिलाई नहीं करना। आपने जैसे ही लेक्चर देखना है फ़ौरन जाके देखें। टेक्स्ट बुक तो हर सूरत में आपने रीड करनी है बायो की ना, तो जैसे ही लेक्चर आप देखें ना, फ़ौरन आपने अपने टेक्स्ट बुक को रीड आउट करना है। और मैं 100% कह रही हूँ कि आपको टेक्स्ट बुक रीड करने में कोई परेशानी नहीं होगी अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से ले लिया होगा तो, ठीक है, क्योंकि मैं हर चीज़ यहाँ पे बता दूँगी कि किस तरह से है। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं, ठीक है। ये सारे सेल कंटेंट है जो कि ऊपर मेंशन है, इसको हम वन बाय वन देखेंगे। इंट्रोडक्शन सबसे पहले सेल का देखेंगे, उसके बाद मैं आपको ना कंपैरिजन बताऊंगी। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो जहाँ पे रटने वाली चीज़ें होंगी ना, तो वो मैं आपको बता दूंगी कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है अगर मैं आपको पहले वो हाईलाइट कर दूंगी ना, तो मतलब पहले आपकी जो प्रेफरेंस होगी वो उस चीज़ को रटना होगा। वैसे रटने से तो मैं परहेज़ ही करवाऊँगी आपको। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसी तरह से हम सेल मेम्ब्रेन, सेल साइटोप्लाज्म, सारे ऑर्गेनेल को डिस्कस करेंगे, तो टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू सेल। तो बेटा सेल के इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? द सेल कैन बी डिफाइंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये तो हम बचपन में पढ़ते थे कि यार सेल जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट, जो स्मॉलेस्ट, ये सेल जो है ना एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि कैरी आउट करता है तमाम एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, ठीक है, तमाम एक्टिविटीज़ ऑफ। इस वजह से कह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। अच्छा, बेसिकली क्या हुआ कि इस 17th सेंचुरी में ना सेल पे बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, बहुत सारी रिसर्च हुई, जिसकी वजह से लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन को क्या किया गया, कलेक्ट किया गया। और वो जो लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन 17th सेंचुरी में रिसर्च के ज़रिए जो कलेक्ट की गई ना, उसे सेल थ्योरी का नाम दे दिया गया, ठीक है, उन पॉइंट्स को जो एक्सेप्टेबल थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो टेबल शो हो रहा है ना, इसमें सारी वो डिस्कवरीज है जो सेल पे हुई थी 17th सेंचुरी पे, ठीक है। तो इसमें मैं बता दूँ कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रॉबर्ट हुक की, तो हमने 9 में भी पढ़ा था कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, डिस्कवर किया था सेल को, ठीक है। सेल की जो डिस्कवरी थी ना वो रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। अच्छा, और ये ईयर जो है याद नहीं होते तो मैं तो यही कहूँगी कि इसको छोड़ दें, क्योंकि ईयर याद नहीं होते, टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। रॉबर्ट हॉकिन ने क्या किया था? अच्छा, जो इम्पोर्टेंट है ना, पहले मैं आपको वो डिस्कस कर दूँ। रॉबर्ट हुक का पता होना चाहिए कि यार सेल डिस्कवर किया था ना, रॉबर्ट हुक साहब ने सेल डिस्कवर किया था। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन का पता होना चाहिए कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, इसने रिपोर्ट किया था, क्या रिपोर्ट किया था कि भाई सेल के अंदर ना प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस है। तो जो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस को रिपोर्ट किया था वो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। एक ये बात, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। तीसरा आपने याद रखना है कि शेवान और शेल्डन ने ना सेल थ्योरी को फॉर्मुलेटेड किया था। किस तरह से किया था वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन सेल थ्योरी को जो है इन दो साइंटिस्ट ने किया था। अच्छा, फिर क्या हुआ था? और दूसरा आपने क्या, हाँ, ये विर्चो का याद रखना है कि इसने बताया था कि जो न्यू सेल फॉर्म होते हैं ना वो प्रीवियसली एग्जिस्टेंट लिविंग सेल से ही फॉर्म होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विर्चो का जो वर्ड था वो ये था कि ओमनिस सेलुलाए सेलुला, मीन जो पहले जो सेल फॉर्म हो रहे हैं ना वो पहले से जो एग्जिस्टिंग सेल है ना उसी के ज़रिए फॉर्म हो रहे हैं, सेल डिवीजन के थ्रू ना, ठीक है। सो ये इसने बताया था। अच्छा, तो ये मैंने 3 आपको इंपॉर्टेंट बता दिया। हुक का कि रॉबर्ट हुक ने जो है सेल किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस बताया था इन सेल, शेवान ने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था, विर्चो ने क्या किया था, विर्चो ने बताया था कि जो न्यू सेल आर फॉर्म होते हैं ना वो क्या होते हैं, बेसिकली डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल से हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये 4 साइंटिस्ट का तो आपने मस्ट याद रखना है। उसके अलावा जो बच जाते हैं, उसके अलावा कौन बच गया? ऑकेन का, कि ऑकेन ने क्या बताया था? ऑकेन ने बताया था कि भाई जो लिविंग सेल्स होते हैं ना, जो ओरिजिनेट होते हैं कंसिस्ट ऑफ वेसिकल से या सेल से, मतलब तमाम लिविंग थिंग्स जो जानदार चीज़ें हैं वो किससे ओरिजिनेट होती है? वो सेल से या सेल को उन्होंने वेसिकल्स का नाम भी दे दिया, ठीक है। तो ये ऑकेन ने बताया था कि तमाम लिविंग सेल जो ओरिजिनेट होते हैं वो एक वेसिकल से या किसी सेल से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। और डी लेमार्क ने क्या बताया था? डी लेमार्क ने ये बताया था कि नो बडी कैन हैव लाइफ, कि लाइफ हो ही नहीं सकती
अगर क्या ना हो, अगर नॉन सेल अगर ये जो क्या कहते हैं सेलुलर टिश्यू के बेस पे हो, मगर सेलुलर टिश्यू ना हो तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या रह गया, ये एल बॉस्चर ने क्या बताया था, इसने जो है ना जो विर्चू की हाइपोथेसिस थी इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया था। विर्चू की क्या हाइपोथेसिस थी कि भाई जो न्यू सेल फॉर्म होते हैं ना वो पहले वाले सेल की डिवीजन से फॉर्म होते हैं। तो ये इस बॉस्चर ने इसको इस बात को साबित किया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था इसको, ठीक है। और किस तरह से प्रूव किया था, इसने डिमोस्ट्रेट किया था कि इसको बैक्टीरिया को, ठीक है, जो कि उसने क्या किया, बैक्टीरिया जो है उसने देखा कि बैक्टीरिया फॉर्म कर सकता है सिर्फ अपने जो पहले वाले फ्रॉम एग्जिस्टेंट बैक्टीरिया ना उसी से, ठीक है। बैक्टीरिया फॉर्म हो सकती है एग्जिस्टेंट बैक्टीरिया से, ठीक है। सो ये इसने, और वेस्टमैन आखिरी जो साइंटिस्ट था, ये सारी जो डिस्कवरीज थी ना ये 17वीं सेंचुरी में हुई थी, जो इंपॉर्टेंट थी वो पहले मैंने बता दी। वेस्टमैन ने क्या किया था, वेस्टमैन ने बताया था कि भाई तमाम जो लिविंग सेल्स हैं ना उनके पास कॉमन ओरिजिन होता है। क्या होता है, कॉमन ओरिजिन होता है, मतलब उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ होती है, किस में, स्ट्रक्चर में, मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो इसने ये बताया था कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक कॉमन ओरिजिन होता है, ठीक है, जिसमें वो कॉमन ओरिजिन इस वजह से क्योंकि उसने देखा कि यार बहुत सी सिमिलरिटीज़ होती हैं उनके स्ट्रक्चर में, मॉलिक्यूल में। तो ये वेस्टमैन में बताया था। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट है वो पहले मैं आपको बता चुकी हूँ और बाकी मैंने बाकी भी बता दिए, ठीक है। आप लोग याद रख लीजिएगा किसने क्या किया था, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं बहुत फास्ट लेके चल रही हूँ क्योंकि यार टाइम भी बहुत कम है ना। अच्छा, उसके बाद जो है ना, अब ये सारी डिस्कवरीज मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो एक्सेप्टेड हुई ना, वो पोस्टुलेट जिनको एक्सेप्ट किया गया और उनको डाला गया किस में, मॉडर्न सेल थ्योरी में, वो क्या थी, वो नीचे दिए गए हैं। वो जो मैंने पहले बताए थे ना वही है। पहले मतलब ये वाली चीज़ तो सबसे पहले एक्सेप्ट कर दी गई थी ना कि सेल जो है फंडामेंटल यूनिट है स्ट्रक्चर का और फंक्शन का इन लिविंग थिंग्स, ठीक है, कि सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कौन सा था कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, के तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो बने हैं एक सेल से या एक से ज़्यादा सेल से। जो एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, जो मोर सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, कंसिस्ट कर रहे होते हैं, वो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो मतलब तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो बने होते हैं सेल से, या तो एक सेल से बने होंगे या बहुत ज़्यादा सेल से बने होंगे। तो सेकेंड तो ये सेल थ्योरी में था। दूसरा, तीसरा जो था ना कि सेल अराइज फ्रॉम अदर सेल थ्रू सेलुलर डिवीजन। अदर सेल कौन से सेल्स होंगे, जो पहले से होंगे, ठीक है। न्यू सेल जो है वो फॉर्म होंगे। ये इसका मतलब है कि न्यू सेल जो फॉर्म होते हैं ना, विर्चो वाला पॉइंट जो ऊपर बताया गया था, ठीक है, जिसे बॉस्चर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया था कि न्यू सेल अराइज होते हैं पहले से जो एग्जिस्टिंग सेल है ना उनके डिवीजन से, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट जो है ये एक्सेप्टेबल हुए थे, इसको एक्सेप्ट किया गया था और मॉडर्न सेल थ्योरी में डाला गया था, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी बेसिकली क्या होती है, तो बेटे ये मैंने सारा सेल का इंट्रोडक्शन और डिस्कवरीज बता दी। अब है माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है। अच्छा, माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है तो बेटे ये आप लोग खुद ही पढ़ लेना, ठीक है। मैं माइक्रोस्कोपी जो है, माइक्रोस्कोप क्या होता है उसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। देखिए, माइक्रोन का मतलब क्या है, माइक्रोन होता है बहुत स्मॉल, और स्कॉर्पियन होता है टू लुक, मतलब किसी भी छोटी चीज़ को जब देखते हैं ना तो वो बेसिकली माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है तब, ठीक है। तो माइक्रोन मीन स्मॉल, स्कॉर्पियन मीन टू लुक एट, मतलब उसके अंदर देखते हैं बहुत बहुत जो स्मॉल चीज़ होती है ना, सबसे छोटी चीज़, मतलब एक ऐसा लिविंग थिंग जो कि 1 सेल पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। या तो उसको हम, हाँ, ह्यूमन नेकेड आई ना वो देख ही नहीं सकती, तो फिर उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप क्या है, इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ करता है ऑब्जेक्ट आर टू स्मॉल, जो बहुत छोटे होते हैं जिसको सीन नहीं किया जा सकता नेकेड आई से, तो उसको हम देखते हैं माइक्रोस्कोप में, ठीक है। अच्छा, माइक्रोस्कोपी बेसिकली क्या है कि साइंस ऑफ इन्वेस्टिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट यूजिंग सच एन इंस्ट्रूमेंट, कि अगर आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग मतलब आप उसमें कोई चीज़ मतलब आप स्मॉल ऑब्जेक्ट की स्टडी जब करते हैं ना, किसको यूज़ करके, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके, लाइक आपने माइक्रोस्कोप को यूज़ किया तो उसको फिर हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। सो ये सारी माइक्रोस्कोपी की वो भी मैंने बता दी। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है मैग्नीफिकेशन पावर क्या होती है, रेजोल्यूशन पावर क्या होती है। तो बेटे ये बातें आपको पता होनी चाहिए। एग्जामिनेशन ऑफ अ सेल एंड इट्स कंपोनेंट डिपेंड्स अपॉन दी मैग्नीफिकेशन पावर, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप एक सेल है,
ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा और उसके ऑर्गेनेल होंगे, ठीक है, ऑर्गेनेल होंगे, राइबोसोम, मतलब ये सब ऑर्गेनेल में आ जाते हैं। मतलब आप अब इस सेल को एग्जामिनेशन कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, मीन आप इसको रिसर्च कर रहे हैं और उसके कंपोनेंट को भी रिसर्च में मतलब देख रहे हैं, हर तरह से आप इसको स्टडी कर रहे हैं। तो आपको स्टडी करने के लिए क्या होगा, ये एक सेल तो नेकेड आई से दिखाई ही नहीं देता, तो आपको इसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैग्नीफाई करने के लिए आपको ये मतलब आप ये किस पे डिपेंडेंट होगा, आपका ये प्रोसेस मैग्नीफिकेशन पावर पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है। मैग्नीफिकेशन पावर पे डिपेंड होगा ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस टू प्रोवाइड अ मैग्नीफाइड इमेज। तो दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं क्या, एक मैग्नीफिंग इमेज ऑफ अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। अब ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है ना, एक सेल तो बहुत छोटा सा होता है, तो उसको मैग्नीफिकेशन पावर के ज़रिए टू कॉन्वेक्स लेंस के ज़रिए जो है ना, और टू कन्वर्स लेंस की मैग्नीफिकेशन पावर के ज़रिए उसे मैग्नीफाई किया जाता है ताकि आप इजीली स्टडी कर सकें, ठीक है। अब रेजोल्यूशन पावर क्या होता है कि आपने जो है ना उसे डिस्क्राइब किया इन दी फॉलोइंग टेबल, मतलब आपने हर चीज़ रिजॉल्व कर दिया हर उस कंपोनेंट को, तो वो रिजोल्यूशन पावर होगी। मतलब वहाँ पर हर चीज़ को अलग अलग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये सारी जो कॉमन डेफिनेशन तो मुझे बतानी थी वो मैंने बता दी। अच्छा, ये टेबल ही बता देती हूँ कि रेजोल्यूशन क्या होती है। आपसे पूछा जाता है कि रेजोल्यूशन क्या होती है, मैग्नीफिकेशन क्या होती है। तो बेटे मैग्नीफिकेशन तो अभी मैंने ऊपर बताया ना कि नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ लार्जर एन इमेज, मतलब अब सेल बहुत छोटा आता है ना, अब आप उसकी स्टडी कैसे कर सकते, उसमें न्यूक्लियस है, ऑर्गेनेल है, बहुत छोटा है, नज़र ही नहीं आता नेकेड आई से। तो आपने क्या करना है, उसको मैग्नीफाई करना है, उसको बहुत बड़ा करना है ताकि आप मतलब उसको इतना करना है कि आप इजीली स्टडी कर सके। तो नंबर ऑफ टाइम्स लार्जर इन इमेज, ठीक है, इज एज कम्पेयर एज द रियल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब उसको जो उसका रियल साइज है ना उससे कहीं ज़्यादा आप उसकी इमेज को बड़ा करें और देन इजीली स्टडी हो जाएगी, ठीक है। अब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप की दी है कि इतनी है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, ये आ जाती है, ठीक है, पावर कि लाइट की कितनी है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कितनी है। तो इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा ही होती है, देखिए इलेक्ट्रॉन की कितनी है, 20 लाख है, और यहाँ पे देखिए कितनी कम है। तो लाइट माइक्रोस्कोप की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्या है, ज़्यादा है मैग्नीफाइंग पावर, इस वजह से वो बहुत महंगा होता है। अच्छा, अब रेजोल्यूशन क्या होती है, ये बेसिकली एबिलिटी है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट। वही मैं जो बताई थी कि भाई अब एक सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है, ऑर्गेनेल्स भी है, ठीक है। तो अब और न्यूक्लियस के अंदर वो जेनेटिक मटीरियल है जिसमें डीएनए आरएनए, ठीक है। तो अब इन सब को मतलब ये ऑर्गेनेल्स को न्यूक्लियस से डिस्टिंग्विश करना, ठीक है। अब ये दो सेपरेट पॉइंट है ना, न्यूक्लियस अलग है, ऑर्गेनेल अलग है, तो वो यही कह रहे हैं कि किसी भी पॉइंट को, किसी भी ऑर्गेनेल को दूसरे ऑर्गेनेल से डिस्टिंग्विश करना, तो वो एबिलिटी होती है रेजोल्यूशन की, इसके नाम से ही जाहिर है। अब रेजोल्यूशन पावर जो ह्यूमन नेकेड आई की होती है, आपको पता होना चाहिए 1.0 या 1 मिलीमीटर कह लें, ठीक है। अब रेजोल्यूशन पावर ऑफ टिपिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टिपिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए या लाइट माइक्रोस्कोप के लिए एक ही बात है, ठीक है, वो 250 मिलीमीटर होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितनी होती है, 2 नैनोमीटर, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है। सो ये यहाँ पे जो है, अच्छा ये तो मैंने बता दिया। अब उसके बाद देखें ये कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे किस चीज़ का, लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, ठीक है। अब सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप है तो मीन विजिबल लाइट होगी, जाहिर सी बात है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, मैग्नीफिकेशन पावर तो आपने देख ली थी, ठीक है, कि इतनी है और उसकी इतनी है। अच्छा, इसमें ना वेरिएशन आ सकती है, तो आप 5 वो ऊपर जो वैल्यू थी ना वो याद रख लेंगे तो हो जाएगा काम। रेजोल्यूशन पावर आपने अभी ऊपर देखी, ठीक है। मेन कंपोनेंट जो है वो इसमें क्या होता है, लाइट में ग्लास लेंस होते हैं, जबकि इसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होते हैं। लेंस का पूछा जा सकता है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होंगे, इसमें ग्लास वाले होंगे। अच्छा, ऑब्जेक्ट सीन जो है ना लार्जर देन 200 नैनोमीटर, मतलब लाइट माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट है ना उसको आप इतने ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं 200 नैनोमीटर से लार्जर देन, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्मॉलर देन 200 नैनोमीटर, इसको आप स्मॉलर कर सकते हैं 200 नैनोमीटर तक, ठीक है। मतलब उसको इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाया जा सकता है। यहाँ पे सिंपल सैम्पल सीन लिविंग डेड। अच्छा, यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप में आप लिविंग टिश्यू भी देख सकते हैं और डेड टिश्यू भी देख सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सिर्फ आप डेड देख सकते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सिर्फ आप डेड वाला टिश्यू ही देख सकते हैं, ठीक है। और जबकि लाइट में लिविंग भी हो देख सकते हैं और डेड भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन में आप लिविंग भी लेंगे ना तो वो डेड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा,
अब मीडियम जो है, मीडियम क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप, ये तो हमारे कॉलेजेस में भी होता है, तो ये ओपन एटमॉस्फेयर में रखा जा सकता है, जबकि इलेक्ट्रॉन को हम वैक्यूम में रखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। ठीक है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फर्दर टाइप्स हैं, एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, एक क्या है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, सो देखें, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है ना, उसमें क्या होती है, इट इज पास टू द स्पेसिमेन। ये स्पेसिमेन, देखिए ट्रांसमिशन मतलब ये स्पेसिमेन है और इससे ट्रांसमिट हो रही है, जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो इससे ट्रांसमिट हो रही है, इस वजह से इसे ट्रांसमिशन कह रहे हैं। और स्कैनिंग होती है कि उससे रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, स्कैनिंग मतलब रिफ्लेक्ट हो रही है उस स्पेसिमेन से। स्पेसिमेन मतलब जो ऑब्जेक्ट आप ले रहे हैं ना, जिसको आप देखना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो अगर उससे रिफ्लेक्ट होगी तो मतलब स्कैनिंग में वो रिफ्लेक्ट होगी जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि ट्रांसमिशन में वो ट्रांसमिट होगी। अच्छा, बीम ऑब्जर्व वही ट्रांसमिट होगी, इसमें रिफ्लेक्टेड होगी। स्पेसिमेन सीन थिन सेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, इसमें जो है ना ट्रांसमिशन में, इसमें आपको बहुत थिन सेक्शन नज़र आएगा स्पेसिमेन में, जबकि इसमें जो आपको स्केन सरफेस नज़र आएगी। ठीक है, अच्छा, फील्ड ऑफ विजन देख लें, सम व्हाट लेज़र, इसमें मतलब कुछ सम व्हाट लेज़र होगा, जबकि इसमें ग्रेटर होगा। जो फील्ड ऑफ विजन होगी ना स्कैनिंग में, ग्रेटर होगा। अच्छा, फंक्शन देखें, यूज टू सी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब जो ट्रांसमिशन होती है ना, जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, उसमें बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं ना ट्रांसमिशन को, वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल को देखने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि स्कैनिंग में क्या होते हैं, हम सरफेस डिटेल, जो सेल की जो है ना सरफेस डिटेल को देखने के लिए, अगर हमें सेल की सरफेस डिटेल देखनी है तो हम कौन सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये दो माइक्रोस्कोप है, स्कैनिंग और ट्रांसमिशन, कौन सा यूज़ करेंगे, तो आपने फ़ौरन क्या बोलना है कि मैम हम जो है ना स्कैनिंग वाला यूज़ करेंगे, अगर हमें सेल की क्या सरफेस स्टडी करनी है। अगर हमें इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करने तो हम ट्रांसमिशन वाला करेंगे, क्योंकि इसमें थिन सेक्शन आ जाएगा स्पेसिमेन में, जबकि इसकी सिर्फ सरफेस नज़र आएगी हमें। जाहिर सी बात है, आप सरफेस ही देखना चाह रहे हैं ना, तो सरफेस ही आपको नज़र आएगी स्कैनिंग में। ठीक है, तो ये सारा मैंने फिर भी बता दिया आपको, जबकि मैं चाहती थी कि ये आप खुद रीड आउट करें। अच्छा, उसके बाद आता है सेल्फ फ्रैक्शनेशन। क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मेथड यूज टू सेपरेट द सेल ऑर्गेनेल एंड अदर कंपाउंड। सेल्फ फ्रैक्शनेशन में बेसिकली क्या होता है, ये एक टेक्निक है जिसमें जो है ना वेरियस मेथड यूज़ किए जाते हैं सेपरेट करने के लिए सेल ऑर्गेनेल को दूसरे कंपाउंड से। ठीक है, बेस अपॉन दी साइज़, किसकी बेस पे, साइज़ की बेस पे, डेंसिटी की बेस पे। ठीक है, और मीडियम और डेंसिटी ऑफ द मीडियम। द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ फ्रैक्शन ऑफ टू टाइप, ऑफ दो टाइप्स की है, एक है होमोजेनाइजेशन, दूसरी है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेल्फ फ्रैक्शनेशन दो टाइप्स की है, एक होमोजेनाइजेशन है, दूसरी क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सो देखते हैं वन बाय वन। अच्छा, उसके बाद हम जो है हमने दो देख ली। ठीक है, कि एक होमोजेनाइजेशन होता है, सेल्फ फ्रैक्शनेशन की टाइप, एक होमोजेनाइजेशन होती है, दूसरी सेंट्रीफ्यूगेशन होती है। अब होमोजेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है, इसमें होमोजेनाइजेशन में बेसिकली हम ग्राइंडिंग करते हैं ऑफ द सेल की। ठीक है, इन अ सूटेबल मीडिया, एक सूटेबल मीडियम दिया जाता है, इसमें हम ग्राइंडिंग करते हैं एक करेक्ट पीएच के साथ, आयनिक कंपोजिशन के साथ और एक टेम्परेचर के साथ ब्लेंड। ठीक है, और यूज़ करते हैं, एक ब्लेंडर यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली इसमें वो हो रही होती है, ब्लेंडिंग हो रही होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि यार होमोजेनाइजेशन में ना करेक्ट पीएच को यूज़ करके, सॉरी अगर मैं थोड़ा सा इसको, आपने ये याद रखना है कि भाई इसमें जो है ना करेक्ट पीएच को यूज़ करके, एक आयनिक कंपोनेंट और टेम्परेचर को यूज़ करके ब्लेंडिंग हो रही होती है होमोजेनाइजेशन में। ठीक है, और दूसरी जो है, अच्छा, द प्रोसेस गिव राइज टू यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ सेल्स एंड देन सेंट्रीफ्यूगेटर। अच्छा, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जाहिर सी बात है जब ब्लेंडिंग होगी तो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर ही मिलेगा ना आपको। सेंट्रीफ्यूगेशन देखें, ये एक ऐसा सेपरेशन वाला प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो सेपरेट सब्सटेंस होते हैं ना, वो उनके साइज़ के लिहाज से और डेंसिटीज़ के लिहाज से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। ठीक है, जो सेंट्रीफ्यूगेशन में बेसिकली हम एक फ़ोर्स यूज़ करते हैं जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से हम जो है उनको उनकी साइज़ और डेंसिटी के लिहाज से सेपरेट करते हैं, जबकि होमोजेनाइजेशन में क्या हो रही थी, ब्लेंडिंग हो रही थी और एक यूनिफॉर्म मिक्सचर मिल रहा था। ठीक है, सो ये दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, उसके बाद जो है ये देखें, ये सारा जो है ये सारा आप खुद भी रीड आउट कर सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं समझाऊँ आपको। ठीक है, सो ये सब आप बाकी खुद रीड आउट कर लीजिएगा यहाँ से या अपनी टेक्स्ट बुक से। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये बिल्कुल कॉमन है तमाम पाकिस्तान के प्रोविंस जितने भी है। ठीक है, उन सब में से ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, मतलब ये तमाम
पाकिस्तान के तमाम प्रोविंस के लिए है। अब हर बच्चा जो भी लेक्चर ये देखेगा ना, अब उनको जो होमवर्क है ना मेरी तरफ से वो ये है कि टेक्स्ट बुक रीड करें। अब आपने समझ लिया होमोजेनाइजेशन क्या होता है, सेंट्रिफिकेशन क्या होता है, ये किसकी टाइप्स है, क्या है, कि आपको एक आइडिया मिल गया। अब आपने टेक्स्ट बुक पे जाना है। टेक्स्ट बुक आप रीड करेंगे ना तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम दीना आपको सामने बैठ के पढ़ा रही है। तो यहाँ पे मैं एंड करती हूँ, ठीक है। ये आप बाकी खुद ही रीड आउट कर लीजिएगा, और ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि होमोजेनाइजेशन बेसिकली क्या होता है, सेंट्रिफिकेशन में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सेपरेशन होती है, ठीक है। सब ये मैंने बता दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम सेल मेम्ब्रेन को स्टार्ट करेंगे और इस तरह हम अपना सेल स्ट्रक्चर फंक्शन को एंड करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और आप लोग चाहते हैं कि इस तरह से मैं कंटिन्यू करवाऊँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक लाजमी कर दीजिएगा, शेयर, और अपना होमवर्क लाजमी कर लीजिएगा टेक्स्ट बुक को रीड आउट करने का, ठीक है। सो अगर इस वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे तभी मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज़ फिर मैं इसको स्टॉप कर दूँगी, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा टारगेट है केमिस्ट्री फिजिक्स के। अभी मुझे पास पेपर भी करवाने हैं, ठीक है, और सेल का भी करवाना है, ठीक है। सो बहुत सारे टारगेट्स हैं, सो काइंडली सपोर्ट मी।